तो लेटर मुगल्स में हमने पहला जो राजा देखा था वो देखा था बहादुर शाह फर्स्ट। और इसकी पॉलिसी राजपूत्स के साथ क्या थी, मराठास के साथ क्या थी, और सिख, यही तीन के साथ इसकी पॉलिसी हम लोगों ने देखी थी और यही तीन इम्पोर्टेंट भी हैं। बाकी छत्रसाल जो बुंदेला चीफ थे और चूड़ामन जो जाट चीफ थे उनको इसने सिखों के खिलाफ उनको मिला लिया था। ठीक, तो यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने देख रखी है। तो अब थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आता है। बहादुर शाह की डेथ हो जाती है 1712 में। बहादुर शाह की डेथ के बाद कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है, तो बहुत सिंपल सा ट्विस्ट है। सिंपल सा ट्विस्ट क्या है कि अभी तक यानी कि औरंगजेब के टाइम पर जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, वो वॉर ऑफ सक्सेशन किसके बीच में था, बिटवीन द प्रिंसेज, यानी कि जो रॉयल प्रिंस थे उनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन होता रहा है, यही ना। जो रॉयल प्रिंस थे उनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन होता रहा है। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब के टाइम देखिए तो भी रॉयल प्रिंसेस के बीच में, बिटवीन इन्हीं के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन होता रहा है। बहादुर शाह के टाइम पर भी जिनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ कौन थे, रॉयल प्रिंस थे, बहादुर शाह। उसके बाद कौन था, आजम, और फिर कौन था, काम बख्श। तो ये सब क्या थे, ये सब राजकुमार थे और इन्हीं के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था। बट मैंने आपको क्या बताया कि औरंगजेब के बाद जो नॉबल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या होने लगे, वो अपने आप को ज़्यादा डोमिनेट करने लगे और बहादुर शाह ने एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई बहुत अच्छा काम या खास ध्यान नहीं दिया। तो नॉबल्स की जो पावर थी वो बढ़ती चली गई और औरंगजेब के टाइम से ही नॉबल्स की पावर बढ़ती चली गई। तो बहादुर शाह के बाद जो ये वॉर ऑफ सक्सेशन है ना, ये वॉर ऑफ सक्सेशन एक्चुअल में ये क्या हो गया, ये बिटवीन नॉबल्स आ गया, बिटवीन नॉबल्स यानी नॉबल्स के बीच में। अब ये नहीं कि नॉबल्स खुद राजकुमार बनना, राजा बनना चाह रहे हैं, सुल्तान बनना चाह रहे हैं, नहीं, वो नॉबल्स क्या चाह रहे हैं, इनडायरेक्ट वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है। नॉबल्स के बीच में क्या चल रहा है, इनडायरेक्ट वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है, इनडायरेक्ट वॉर ऑफ सक्सेशन, कि मैं उसको राजा बनाऊं जो मेरे सपोर्ट में रहे या जिसको मेरा सपोर्ट है, मैं जिसको चाहूं उसको राजा बनाऊं। क्योंकि नॉबल्स अब बिल्कुल मतलब इस तरीके के हो गए हैं कि इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो या तो राजा को अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं कि राजा जैसा मैं चाहूं वैसा राजा करे, इन द सेंस कि मैं जैसा चाहूं वैसा करे या जिसको मैं चाहूं वो राजा बने। एक तरह से बात ऐसी आ गई कि अब नॉबल्स जो थे यानी जो मनसबदार कह लीजिए, जागीरदार कह लीजिए या नॉबल्स कह लीजिए, वो लोग अब डायरेक्ट एस्पिरेंट्स हो गए थ्रोन के। वो लोग थ्रोन की पावर को अब अपने हाथ में रखना चाहते हैं, थ्रोन की पावर को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अब इनकी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ तक सोच आगे बढ़ गई। तो यहाँ पर जो आपने लास्ट लाइन आपने जब बहादुर शाह के लिए आपको लिखवाया गया होगा कि वो ही डाइड इन 1712 एंड अगेन वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्टेड, ये शायद आपको लास्ट लाइन लिखवाई होगी। 1712 में बहादुर शाह की डेथ हुई और उसकी डेथ के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया। जहाँ तक मुझे याद है मैंने ये लास्ट लाइन आपको लिखवाई थी। अब इसके आगे की कहानी जो है तो वहाँ पर आप एक लाइन गैप करके स्टार मार्क करके लिखिए, एक या दो लाइन गैप करके एक अलग पैराग्राफ बनाकर इसको लिखिए। और क्या लिखिएगा, लिखिएगा प्रीवियसली द
contest for power was between the रॉयल प्रिंसेस, जो राजकुमार थे उनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, कॉमा द नोबेल्स हैड merely backed and sided with them। यानी कि जो नोबेल्स होते थे शायद ही कोई नोबेल इक्का दुक्का या तो उनके सपोर्ट में होता था या उनका पक्ष रखता था। लेकिन अब बट लिखिए, बट साइडेड विद देम लिखिएगा, बट नाउ नोबेल्स became direct aspirants to the throne। अब वो डायरेक्ट एस्पिरेंट्स हो गए थ्रोन के, यानी कि अब उनको चाहिए, वो खुद चाह रहे हैं कि हम किसी तरह थ्रोन के पावर को अपने हाथ में कर लें। एंड began using the princess as pawns to capture and began using the princess as pawn, PAW, यानी चारे की तरह, क्या चारे की तरह यूज करने लगे। पॉन्स टू कैप्चर अथॉरिटेटियन होता है पोजीशन, यानी कि अब जैसे है कि हम उस व्यक्ति या उस राजकुमार को सपोर्ट करके सिंहासन पर बिठा दे जो हमारी तरह से हमारे लिए काम करे, यानी हमारी बातों का ऊपर रखे। जैसे बलबन ने क्या किया था, अपनी बेटी की शादी करवा दी थी और वही राजकुमार, वही क्या बना था, एम्परर बना, दिल्ली सल्तनत में, याद है ना, किसके साथ कराई थी वो भी याद कीजिए। तो बलबन ने वो सब क्यों किया था, ताकि उसके हाथ में सारी पावर बनी रहे। अगर याद कीजिए तो आपको याद होगा गयासुद्दीन बलबन से पहले नसरुद्दीन महमूद था, और नसरुद्दीन महमूद से गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया था, अपनी बेटी की शादी करवा दी थी। तो नसरुद्दीन महमूद क्या था, एक सिर्फ और सिर्फ नाम का राजा था। सब चलते किसकी थी, बलबन की चलती थी। भाई इल्तुतमिश के बाद कौन बना, इल्तुतमिश के बाद देखा जाए तो रुकमुद्दीन बना था। रुकमुद्दीन फिर उसको हटाकर रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान के बाद एक दो बने, बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, लेकिन ये सब किसी काम के नहीं थे। तो फिर बलबन ने क्या किया, किसको, नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनवाया, क्योंकि बलबन उस वक्त काफ़ी पावरफुल हो चुका था एक नोबेल के रूप में। और जब उसने नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान इसलिए बनवाया क्योंकि उसने अपनी बेटी की शादी उससे करा दी थी। तो बलबन मेन तो कहने को सुल्तान कौन है, नसरुद्दीन महमूद, लेकिन एक्चुअल में चलती किसकी थी, बलबन की। और वही नसरुद्दीन महमूद की जब डेथ हुई तो बलबन सुल्तान बन बैठा, गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत में आपने ये चीज़ देखी थी। उसके बाद फिर आपने देखा होगा सैयद डायनेस्टी में भी, आप अगर जाके देखो और नोट्स देखना तो आपको याद आएगा कि सैयद डायनेस्टी में भी यही हुआ था कि एक तरह से क्या हो रहा था, जो नोबेल्स थे उनके हाथ में पूरी अथॉरिटी आ चुकी थी, सुल्तान तो सिर्फ नाम मात्र का था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अब दिल्ली सल्तनत में हो गई कि औरंगजेब के बाद मैंने क्या लिखवाया,
बहादुर शाह फर्स्ट वाज द लास्ट अथॉरिटेरियन एम्परर ऑफ मुगल सल्तनत। यानी अगर कोई ऐसा सुल्तान जिसके हाथ में अथॉरिटी थी, तो वो लास्ट सुल्तान जो था मुगल बाद सल्तनत का, वो था बहादुर शाह फर्स्ट। इसके बाद अब जितने सुल्तान आएंगे वो सब क्या होंगे? वो नोबेल्स के हाथ की कठपुतली होंगे। क्या होंगे? नोबेल्स के हाथ में कठपुतली, यानी कि एक्चुअल पावर किसी न किसी नोबेल के हाथ में। अब ये अलग बात है कि वो बदलते रहेंगे, सुल्तान भी बदलेंगे और उनको बैकअप देने वाले नोबेल्स भी बदलेंगे। ठीक है, तो ऐसा तो बहादुर शाह फर्स्ट के बाद जब वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ, तो सेकंड सुल्तान जो बना बहादुर शाह फर्स्ट के बाद, जो सुल्तान बना, यानी लेटर मुगल्स का सेकंड, लेटेस्ट मुगल्स का फर्स्ट सुल्तान बहादुर शाह फर्स्ट, यानी कि लास्ट अथॉरिटेरियन एम्परर ऑफ द मुगल सल्तनत। यानी वो सुल्तान जिसके पास अथॉरिटी थी, मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह जिसके पास अथॉरिटी थी, जिसके हुक्म चला। इसके बाद जो सेकंड सुल्तान बनेगा लेटर मुगल का, उसका नाम है जहांदार शाह। क्या नाम है? जहांदार शाह। 1712 से लेकर 1713, 1 साल के लिए, क्या है, 1 साल के लिए लगभग लगभग। तो ऐसा क्या है, तो इसको एक नोबेल था, उसने इसको सपोर्ट करके सुल्तान बनवा दिया था। कौन वो नोबेल था, किसके सपोर्ट से बनाया था, वो अभी हम लोग देखेंगे। अभी ये समझिए, कहने का मतलब ये है कि जो पहला सॉरी, जो पहला पपेट सुल्तान, कहने का मतलब है कि जो पहला पपेट सुल्तान यानी कठपुतली सुल्तान, नोबेल्स के हाथ का कठपुतली सुल्तान, पपेट सुल्तान अगर कोई था तो वो था जहांदार शाह। द फर्स्ट पपेट सुल्तान वाज द जहांदार शाह। ठीक है, तो अब लिखिए जहांदार शाह के बारे में कैसे ये बना। तो लिखिएगा, वॉर ऑफ सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्टेड बिटवीन बहादुर शाह फर्स्ट 4 सन्स। बहादुर शाह के 4 बेटे थे, यानी बहादुर शाह के 4 बेटों के बीच में क्या हो गया, वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ। कौन कौन थे 4 बेटे? जहांदार शाह, एक था रफी उस शाह, नेक्स्ट था अजीम उस शाह, सब एक से एक बड़े नाम वाले, एंड चौथा था जहां शाह, जहान शाह। ये 4 बेटे थे बहादुर शाह फर्स्ट के, जहांदार शाह, रफी उस शाह, अजीम शाह और जहां शाह। ठीक है, ये 4 बेटे थे किसके? बहादुर शाह फर्स्ट के। इनके बीच में हो गया वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट। नेक्स्ट अब पॉइंट लिखिए, लिखिए जहांदार शाह, जहांदार शाह वॉज ए वीक, या ऐसे लिखे जहांदार शाह वाज वीक बट केम टू द throne chiefly with the
हेल्प ऑफ जुल्फ़िकर, हेल्प ऑफ जुल्फ़िकर, इसका नाम अगर जो सही स्पेलिंग लिखा जाए तो ये होगा जुल्फ़िकर। कौन था? जुल्फ़िकर खां। जुल्फ़िकर खां। जुल्फ़िकर खां कौन था? तो लिखिएगा ए पावरफुल नोबेल रिवार्डेड एज वजीर। तो इसको वजीर के पोस्ट पर रखा गया था। किसको? जुल्फ़िकर खां को। क्या था? जुल्फ़िकर खां वजीर था। ये जो आप जुल्फ़िकर खां का नाम देख रहे हो, ये जुल्फ़िकर खां क्या था? एक पावरफुल नोबेल यानी कि वजीर के पोस्ट पर था। और जब भी आपको किसी को कठपुतली बनानी होती है तो आप किसी पावरफुल व्यक्ति को, मजबूत इंसान को आप पोस्ट नहीं दिलवाते हो। आप किसी एक कमजोर इंसान को पोस्ट दिलवाओगे ताकि वो आपके अंडर में बना रहे। अगर आप एक होशियार, चालाक और पावरफुल व्यक्ति को अगर आप पोस्ट दिला दोगे तो अब तो फिर आपकी अहमियत खत्म हो जाएगी। तो जुल्फ़िकार खान ने यही पूरा गेम किया और इसने ये पूरी पॉलिटिक्स इस तरह की कि इसने जो सबसे कमज़ोर, चारों बेटों में से जो सबसे कमज़ोर था, जहांदार सा, पूरा गेम करके उसको क्या कर दिया? सुल्तान बनवा दिया। अब अगर जहांदार सा जो जुल्फ़िकर खां के सपोर्ट की वजह से सुल्तान बना है तो ये क्या करेगा? ये कभी भी जुल्फ़िकर खां के खिलाफ जाएगा ही नहीं। ये हमेशा क्या करेगा? जुल्फ़िकर को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी हुआ। लेकिन जुल्फ़िकर थोड़ा सा, इसमें एक अच्छाई भी थी। जुल्फ़िकर की अच्छाई ये थी कि इसने सोचा कि किसी तरह से मैं एक अगर पपेट सुल्तान बनाकर क्या करूं, साम्राज्य की फाइनेंशियल पोजीशन को स्थिर कर लूं, साम्राज्य की फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करा लूं। क्योंकि इसको ये भी पता था कि इन चारों में से कोई भी लायक नहीं है। जहांदार शाह, रफ़ी शाह, अजीम शाह और जहां शाह, इन चारों में से कोई लायक नहीं था सुल्तान बनने के। तो जुल्फ़िकर खां ने उस कमजोर व्यक्ति को चुना, सुल्तान बनाने की कोशिश की कि उसके के जरिए, जहांदार शाह के जरिए पावर अपने हाथ में रख सके। लेकिन ये सब थोड़ा सा ये भी कहा जाता है कि इसने ये सब किया था कि ये साम्राज्य की स्थिति को सुधारना चाहता था। कहीं न कहीं ये साम्राज्य की स्थिति को थोड़ा सुधारना चाहता था, इसकी वजह से इसने ये सारा काम किया था। लेकिन जो गलत है सो गलत है। तो अब लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अब यहाँ पर जो आप पॉलिसी देखोगे, जो आप एक्टिविटी देखोगे, वो एक्टिविटी एक्चुअल में सुल्तान की नहीं होगी। वो ऑर्डर एक्चुअल में सुल्तान के मुख से तो रहेंगे कि हाँ सुल्तान ने ये कहा, लेकिन अगर आप उसके बैकग्राउंड में जाओगे तो पता चले कि वो सारे ऑर्डर किसके हैं? जुल्फ़िकर खां के हैं। सारी पॉलिसी जो चलेगी वो क्या चलेगी? जुल्फ़िकर खां की पॉलिसी चलेगी इस वक्त। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखिए जुल्फ़िकर खां was a clever man and advocated a friendly policy towards
the Rajputs, Marathas and Hindus। तो इसने कहा कि अभी तक जो पॉलिसी चलती आई है, यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम पर और औरंगजेब से लेकर बहादुर शाह फर्स्ट तक जो पॉलिसी आज चली आई है, उसको थोड़ा सा इसने बदलने की कोशिश की। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड की वापस लौटा, और वापस लौटा उस तरह की पॉलिसी की सबको दोस्त बनाकर चलो, दुश्मन बनाकर चलने से काम नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से इसने राजपूत, मराठा और बाकी हिंदुओं के लिए क्या किया, फ्रेंडली पॉलिसी अपनाई। लेकिन ये फ्रेंडली पॉलिसी अपनाई क्यों? क्योंकि इसको अपनी पोजीशन भी मजबूत करनी थी और एम्पायर का सर्वाइवल भी सुनिश्चित करना था। तो लिखिएगा कॉमा करके, टू strengthen his own position and also ensure the survival of empire। तो उसने क्या किया कि भाई जिन राजपूतों के साथ हमने बैर मोल रखा है, अगर उन राजपूत शासकों के साथ हम दोस्ती करेंगे, जिन मराठों के साथ हमने बैर मोल रखा है उन मराठों के साथ दोस्ती करेंगे, उनको कोर्ट में मनसबदार बना दें, राजपूत राजाओं जिनसे हमने दुश्मनी कर रखी है उनको कोर्ट में मनसबदार, उनके मनचाहा पोस्ट उन्हें दे दें, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग ये चीज़ समझेंगे ना कि ये सब क्यों मिला, ये मिला जुल्फिकार खां की वजह से। तो जब वो लोग कोर्ट में रहेंगे, उनको मनचाहा पोस्ट मिल जाएगा और वो कोर्ट में एक बड़े ओहदे पर रहेंगे, तो उनको पता है कि वो पोस्ट उनको किसने दिलाई, जुल्फिकार खां ने दिलाई। तो अल्टीमेटली क्या होगा, कोर्ट में जुल्फिकार खां की पोजीशन और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये लोग जुल्फिकार खां को सपोर्ट करेंगे। और जो ये लगातार झगड़े चल रहे हैं, जो ये लगातार वॉर चल रहा है, जिससे कि एम्पायर की पोजीशनिंग बहुत वीक हो चुकी है, तो कम से कम जब ये लोग दोस्त बन जाएंगे, फ्रेंड हो जाएगा, सब कुछ माहौल शांत हो जाएगा, वॉर का फेज खत्म हो जाएगा, तो एम्पायर का सर्वाइवल के चांसेस भी तो बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जुल्फिकार खान ने ये सारी चीज़ें अपने फ़ायदे और एम्पायर के फ़ायदे के लिए किया। तो आपको याद क्या रखना है कि वो नोबेल जिसने पहली बार राजा को पपेट के रूप में इस्तेमाल किया, तो आपका आंसर आएगा जुल्फिकार खां। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मुगल सल्तनत का पहला पपेट सुल्तान, तो आपका आंसर आएगा जहांदार शाह। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रू एंड फॉल्स में या असर्शन रीजन में या सेंटेंस में कि जहांदार शाह वाज द फर्स्ट पपेट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर, और फिर उसके नीचे दूसरी लाइन दे दी जाएगी कि एट दैट टाइम द जुल्फिकार खां वाज द रियल डिसीजन मेकर, और फिर पूछा जाएगा ओनली वन इज ट्रू, ओनली सेकेंड इज ट्रू, 1 and 2 बोथ ट्रू, नाइदर 1 नाइदर सेकेंड, कोई नहीं सही है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जहांदार शाह पहला पपेट सुल्तान है। उस वक्त जो सबसे मोस्ट पावरफुल नोबेल है उसका नाम है जुल्फिकार खां, और उसने राजपूत, मराठा और हिंदुओं के साथ क्या किया, फ्रेंड रिलेशन किया हिंदू चीफ के साथ, ताकि इसकी पोजीशनिंग मजबूत हो और एम्पायर का सर्वाइवल
बढ़े। यहां तक कहानी समझ में आए तो इसको रब करते हैं, इसके आगे अब लिखते हैं। ठीक है, तो इसको रब किया जाए।